Assalamu alaikum. My name is Hafizat Amina Kawal and I am here to teach computer science course to the second year students of Rawalpindi board. We have already started chapter number 9, that is all elements of C. Previously we have completed chapter number 8, that is getting started with C. We are covering the C language portion of this book first. So these are all the chapters. Now we will continue our next session from where we left off last time. Last time we had studied expressions. Expressions में हमने देखा था कि हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं और ऑपरेंड्स होते हैं. ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स जब अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के अंदर बात करें इनकी तो हमारे पास जो है ये a प्लस b में प्लस जो था दैट वाज द ऑपरेटर एंड a एंड b आर द ऑपरेंड्स. तो कहीं पे भी ये हमारे पास जो स्पेशल सिंबल्स आ रहे होते हैं लाइक प्लस का साइन आ गया, मल्टीप्लाई का साइन आ गया, डिवाइड का साइन आ गया, दीज आर द ऑपरेटर्स. और जो वेरिएबल्स हो या कांस्टेंट्स हो उनके साथ हो, दोज आर एक्चुअली द ऑपरेंड्स. Today we will start data type of expression. The data type of an expression depends on the types of operands in the expression. डेटा टाइप जो है वो एक्सप्रेशन का डिपेंड करता है टाइप ऑफ ऑपरेंड्स के ऊपर. ऑपरेंड्स क्या थे हमारे पास? दोज वर द वेरिएबल्स. कि वो कौन से वेरिएबल्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि ओवरऑल एक्सप्रेशन का डेटा टाइप क्या होगा. क्योंकि एक एक्सप्रेशन में मल्टीपल डेटा टाइप के वेरिएबल्स हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल द रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन इज इंट इफ बोथ ऑपरेंड्स आर इंटीजर्स. अगर हमारे पास जो पिछली यहाँ पे एग्जांपल थी दैट वाज a प्लस बी, अगर a भी इंटीजर था और b भी इंटीजर था तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा दैट विल आल्सो बी एन इंटीजर. तो इसकी डेटा टाइप जो है हमें उससे पता चलती है. An expression in which operands are of different data types is called mixed type expression. लेकिन ऐसा भी एक्सप्रेशन हो सकता है जिसमें सारी वेरिएबल्स की डेटा टाइप जो है वो सेम नहीं है. In this case, the result of an expression is evaluated to larger data type in the expression. तो यहाँ पे जब आप एक्सप्रेशन का रिजल्ट को evaluate करेंगे तो फिर जो लार्जर डेटा टाइप होगी हमारा रिजल्ट जो है वो उस डेटा टाइप की फॉर्म में आंसर देगा. ये अभी हम देखते हैं कि ये किस तरह उस लार्जर डेटा टाइप की फॉर्म में देता है. सपोज एन एक्सप्रेशन कंटेन्स एन इंटीजर एंड डबल एज ऑपरेंड्स. इंटीजर डेटा टाइप है और डबल डेटा टाइप है. ये दोनों डेटा टाइप्स हमने पहले इन डिटेल स्टडी की हैं. इंटीजर के अंदर सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज होल नंबर्स आते हैं इसके अंदर, और डबल जो है ये लॉन्ग डेसिमल पॉइंट नंबर्स होते हैं. फ्लोट के अंदर छोटे डेसिमल पॉइंट्स होते हैं, डबल में लंबे डेसिमल पॉइंट नंबर्स होते हैं. द रिजल्ट विल बी एवेल्युएटेड टू अ डबल डेटा टाइप. इनमें से जो बड़ा है दैट इज एक्चुअली डबल. इंटीजर का मेमोरी साइज भी छोटा होता है, डबल का ज्यादा होता है, और इस वजह से हमारी जो कैलकुलेशन का रिजल्ट आएगा वो डबल डेटा टाइप की फॉर्म में आएगा. तो हमारे पास ये लाइन यही कह रही है, इन दिस केस द रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन इज एवेल्युएटेड टू लार्जर डेटा टाइप इन द एक्सप्रेशन. तो हमारे जो एक्सप्रेशन का रिजल्ट आएगा वो उस सारे एक्सप्रेशन में से वेरिएबल्स की डेटा टाइप्स को देखेगा, और जो उसमें लार्जर वेरिएबल डेटा टाइप है वो उस फॉर्म में जो है उसका आंसर शो करा देगा. यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं. सम एग्जांपल्स ऑफ डेटा टाइप ऑफ एक्सप्रेशन आर एज फॉलोज. अगर एक एक्सप्रेशन में a और b, लेट्स सपोज हम a प्लस b कर रहे हैं, a जो है वो इंट डेटा टाइप का और b फ्लोट डेटा टाइप का है, तो अगर उसका रिजल्ट हम c में डाल रहे हैं, c इज इक्वल टू a प्लस b, तो c की जो डेटा टाइप आएगी दैट विल बी फ्लोट, क्योंकि इंट छोटा है और फ्लोट बड़ा है. तो जो बड़ा होगा उसका डेटा टाइप जो है हमारे फुल एक्सप्रेशन के साथ शो होगा. तो इंट प्लस फ्लोट करेंगे तो फ्लोट डेटा टाइप आएगा. इंट माइनस लॉन्ग में इंट छोटा है लॉन्ग बड़ा है, तो लॉन्ग जो डेटा टाइप है वो हमारे पास शो होगा. इंट स्टैटिक डबल. अभी हमने पीछे देखा है कि डबल डेटा टाइप इंटीजर डेटा टाइप से बड़ी होती है, तो इस वजह से हमारे पास
जो डेटा टाइप ऑफ एक्सप्रेशन आएगा वो डबल आएगा। फ्लोट डिवाइडेड बाय लॉन्ग डबल, तो फ्लोट जो है वो हमारा छोटा होता है, उसके बाद हमारे पास डबल होता है, फिर लॉन्ग डबल आता है। तो लॉन्ग डबल जो है वो बहुत बड़ा हमारे पास डेटा टाइप कंसिडर होता है, तो इस वजह से हमारा डेटा टाइप ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो लॉन्ग डबल आएगा। ये पीछे आप इनके जो है डेटा टाइप के टेबल्स के अंदर भी ये चीजें देख सकते हैं कि उनकी मेमोरी साइजेस कितने हैं। सो डिपेंडिंग ऑन के साइज ऑफ बाइट्स ये कितनी रेंजेस उसमें हैंडल होती हैं, तो हमें पता चल जाता है कि डेटा टाइप बड़ा कौन सा और छोटा कौन सा। Next, we will move on to assignment statement. A statement that assigns a value to a variable is known as assignment statement. The assignment operator equals to, ये हमारे पास बीच में साइन शो हो रहा है, this is known as assignment operator. It is used in assignment statement to assign a value or computational result to a variable. तो वेरिएबल को कोई भी हमने कंप्यूटेशनल रिजल्ट असाइन करना हो तो उसके लिए हम हमेशा असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करते हैं, क्योंकि यही हमारी वैल्यू असाइनमेंट के अंदर यूज होता है। द नेम ऑफ अ वेरिएबल इज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर एंड द वैल्यू इज रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर। द वैल्यू कैन बी अ कांस्टेंट, वेरिएबल, एक्सप्रेशन और फंक्शन। लाइक हम लिखते हैं c इज इक्वल टू 50, तो c जो है वो हम वेरिएबल लेफ्ट साइड पे लिखते हैं और राइट साइड पे जो है हम कांस्टेंट की वैल्यू जो है मेंशन करते हैं। तो दैट इज बेसिकली असाइनिंग द वैल्यू, कि हम 50 वैल्यू c वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं। तो हम जरूरी नहीं है कि राइट साइड पे सिर्फ वैल्यूज कांस्टेंट्स ही मेंशन करें, हम वेरिएबल्स भी मेंशन कर सकते हैं। लाइक c इज इक्वल टू a प्लस बी, वो हमारे पास एक्सप्रेशन हो जाएगा। c इज इक्वल्स टू b करेंगे तो वो हमारे पास वेरिएबल आ जाएगा। तो वो हमारे पास डिफरेंट वेज से जो है चीजें इसके अंदर रिप्रेजेंट हो सकती हैं। इसका सिंटेक्स हमारे पास क्या आता है? द सिंटेक्स ऑफ राइटिंग एन असाइनमेंट स्टेटमेंट इज एज फॉलोज। वेरिएबल लेफ्ट साइड पे आएगा, इज इक्वल्स टू साइन, और उसके बाद एक्सप्रेशन राइट साइड पे आएगा। अच्छा, इसको इक्विवेलेंट साइन से कंफ्यूज नहीं करना, वो साइन हमारी सी लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट होता है। दिस इज एक्चुअली द असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या कर रहा है? ये सिंपली राइट साइड की वैल्यू को और लेफ्ट साइड को असाइन कर रहा है। हम इनको ऑपोजिट भी नहीं लिख सकते, वो भी केस हमने ये पीछे भी देखा था। तो इसमें वेरिएबल, इट इज द नेम ऑफ द वेरिएबल टू विच द वैल्यू इज असाइंड। इक्वल टू साइन जो है, इट इज द असाइनमेंट ऑपरेटर यूज टू असाइन द वैल्यू टू द वेरिएबल। So that is why we are assigning the value to the variable. Expression, it is the expression whose returned value is assigned to a variable. It can be constant, variable, or combination of opponents and arithmetic operators. The expression on the right side is evaluated first. The result is then assigned to the variable on the left side. तो वेरिएबल हमने कोई भी वेरिएबल की वैल्यू हो गई, नीचे एग्जांपल्स में भी a, c एंड x जो हैं, दीज आर वेरिएबल्स जो कि हम वेरिएबल के साइन के साथ असाइन करें यहाँ पे इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड पे। उसके बाद हम असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करेंगे और उसके बाद हम राइट साइड पे एक्सप्रेशन को जो है वो राइट डाउन करेंगे। एक्सप्रेशन जो है वो वैल्यू को रिटर्न करेगा और वो वेरिएबल में जाके स्टोर कराएगा। हमने अभी देखा एक्सप्रेशन में कांस्टेंट हो सकते हैं, वेरिएबल हो सकते हैं, या कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट ओपोनेंट्स हो सकते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो सकते हैं। तो जो भी हमारे राइट साइड पे चीज होगी, अगर हमारे पास एक्सप्रेशन है तो वो पहले पूरे एक्सप्रेशन को एवेलुएट करेगा, उसका रिजल्ट जनरेट करेगा, और वो रिजल्ट जो है फिर आपका वापस वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर होगा। Some examples of assignment statement are as follows, that is a जो कि हमारे पास है variable equals to sign and then 100। तो ये जो है हमारे पास 100 वैल्यू को a को साइन कर रहा है। सेम वे में c is equals to a plus b, तो इस केस में पहले a plus b जो है वो सॉल्व होगा, उसका जो रिजल्ट जनरेट होगा वो फिर c को असाइन होगा।
सिमिलर केस में नीचे x इज इक्वल टू c माइनस डी प्लस 10, यहाँ पे भी c माइनस डी प्लस 10 का जो एक्सप्रेशन है वो पहले सॉल्व हो रहा है और फिर वो x वैल्यू को जाके असाइन हो रहा है। ओके, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हमारे पास आ रहा है दैट इज l वैल्यू एंड r वैल्यू। L is for left and R is for right. An L value is an operand that can be written on the left side of the assignment operator. कोई भी ऑपरेंट, कोई भी वेरिएबल जो आप असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे लिखेंगे दैट विल बी एल वैल्यू। इट मस्ट ऑलवेज बी अ सिंगल वैल्यू, ये इसकी रिक्वायरमेंट है कि ये एक सिंगल वैल्यू ही होनी चाहिए। ये जो अभी हमने एग्जांपल्स देखी है इसमें ए सी एक्स दीज आर ऑल सिंगल वैल्यूज जो कि हमने इस तरफ असाइन की हुई हैं। ऑफ कोर्स हम इनके नाम बड़े भी लिख सकते हैं, हम TEMP भी लिख सकते हैं, वो एक्चुअल नेम वेरिएबल का ही होगा लेकिन दैट विल स्टिल बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल वैल्यू। तो वो जो है एक ही वेरिएबल के अंदर हम असाइन करेंगे, जरूरी नहीं है कि हम एक ही सिंगल अल्फाबेट को यूज करें, हम एक फुल वर्ड को भी यूज कर सकते हैं। लाइक सम इज इक्वल टू a प्लस बी, सी की जगह हम सम लिख दें तो सम विल स्टिल बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल वैल्यू। एंड r वैल्यू इज एन ऑपरेंड दैट कैन बी रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर। कोई भी ऑपरेंड हम राइट साइड पर राइट डाउन करेंगे तो वो हमारे पास जो है ये हमारे पास R values consider होगा। All L values can be used as R values। हम सारी L values को as R values use कर सकते हैं but all R values cannot be used as L values। ये जो opposite case है ये इसके अंदर exist नहीं करता। हम L वैल्यू को एज R वैल्यू यूज कर सकते हैं पर R वैल्यू को एज L वैल्यूज यूज नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल यहाँ पे शो की हुई है। फॉर एग्जांपल अ कांस्टेंट कैन बी यूज्ड एज R वैल्यू बट इट कैन नॉट बी यूज्ड एज L वैल्यू। और वो एक्सप्रेशन कैसे बताया हुआ है, एक्सप्रेशन है हमारे पास x इज इक्वल टू 5 इज वैलिड बट द एक्सप्रेशन 5 इज इक्वल टू x इज इनवैलिड, ये नॉट वैलिड। हमारी जो असाइनमेंट ऑपरेटर ये कहता है कि हमारी राइट साइड की वैल्यू को असाइन करो टू लेफ्ट साइड। दिस इज नॉट एन इक्विवेलेंट साइन। हमारी सी लैंग्वेज में इक्विवेलेंट साइन इज डिफरेंट। जो हम मैथ के अंदर कहते हैं कि a इज इक्वल टू बी होगा तो b इज इक्वल टू ए भी एग्जिस्ट होता है। तो वो मैथमेटिकल टर्म में जो हम a इज इक्वल टू b को b इज इक्वल टू a करते हैं दैट इज एक्चुअली द इक्विवेलेंट ऑपरेटर जो कि हम बीच में यूज कर रहे हैं। सी लैंग्वेज के अंदर इक्विवेलेंट ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर दैट इज इक्वल्स टू साइन, ये दोनों डिफरेंट वे से काम करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर जो है x इक्वल्स टू 5 जो है राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड को असाइन कर रहा है और 5 इक्वल्स टू x आप नहीं कर सकते क्योंकि x जो राइट साइड पे है वो आप 5 को असाइन नहीं कर सकते हैं। आप कांस्टेंट को तो वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं, आप वेरिएबल को कांस्टेंट को असाइन नहीं कर सकते। so that is why they said that all L values can be used as R values but all R values cannot be used as L values। तो L values को हम R value के तौर पे यूज कर सकते हैं। हम ये जो हमारा पास x है ये हम अगले एक्सप्रेशन में जाके उसको राइट साइड पे लिख सकते हैं, लेकिन हम R वैल्यूज को जो हैं जो हमारे पास राइट साइड की वैल्यूज हैं उनको एज लेफ्ट साइड वैल्यूज यूज नहीं कर सकते। ओके, नाउ वी विल सी अ प्रोग्राम। दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट मेन programs of the book. I will be sure to create a demo lecture for the practical portion of this programming session as well. We will run the code on dev C++. I will create that online lecture. Mm, that will be quite soon when I'll create the lecture, but right now we are seeing the theory portion of the book. अच्छा, क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन टू वेरिएबल्स। अभी तक हमने जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखे हैं जो कि हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस के अंदर आते हैं वो हमारे पास 5 ऑपरेटर्स हैं।
दैट इज प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉड्यूलस। तो ये 5 ऑपरेटर्स हमने अभी तक यूज किए हैं। तो इन्होंने कहा है कि राइट अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन 2 वेरिएबल्स। कोई से 2 वेरिएबल्स के ऊपर हमने ये सारे के सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हैं वो शो कराने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दैट इज हैश इंक्लूड stdio.h, दैट इज एक्चुअली द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, जो कि हर प्रोग्राम के स्टार्ट में हमने मेंशन करना है, और इसका सिंबल इंडिकेट हैश के साथ होता है। stdio.h is basically standard input output header file, जो कि हम हमेशा एंगल ब्रैकेट्स के साथ टॉप में मेंशन करते हैं। अगर आप ये नहीं मेंशन करेंगे तो आप नीचे प्रिंट एफ का कीवर्ड नहीं यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हैश इंक्लूड conio.h। conio इज बेसिकली कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, जो कि हम यूज करते हैं। अगर आप ये हेडर फाइल नहीं लिखेंगे तो आप प्रोबेबली गेट सी एच का कीवर्ड जो है वो यूज नहीं कर सकते। देन देयर इज void main। void main जो है वो मेन फंक्शन है, जो कि हमें बताता है कि अब प्रोग्राम की बॉडी जो है वो एक्चुअल में स्टार्ट हो रही है, और प्रोग्राम बॉडी जो है वो हमारे पास दीज कर्ली ब्रैकेट शो इट। तो ये कर्ली ब्रैकेट जो आप स्टार्ट करेंगे एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, यू हैव टू क्लोज द कर्ली ब्रैकेट एज वेल। कर्ली ब्रैकेट्स हमें ये शो करती हैं कि नाउ द बॉडी ऑफ द प्रोग्राम हैज स्टार्टेड। तो वो चीज जो है अब हम यहाँ पे अपने प्रोग्राम के प्रोग्राम स्ट्रक्चर को अंदर राइट डाउन कर सकते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, मेन फंक्शन एंड बॉडी ऑफ द प्रोग्राम हर सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के अंदर लाजमी यूज होनी है। सो ये आप एज इट इज भी याद कर लें तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट होगा, क्योंकि आप हर सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के अंदर ये सिंटेक्स लाजमी जो है उसके अंदर मेंशन करेंगे। नेक्स्ट वी मूव ऑन इंट a कॉमा b। सबसे पहले हम दो वेरिएबल्स असाइन कर रहे हैं विद इंटीजर डाटा टाइप। इंटीजर डाटा टाइप के साथ हमने दो वेरिएबल्स असाइन किए। तो इंट डाटा टाइप है, a और b हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं। इसके बाद हमने क्या किया, दिस इज नोन एज वेरिएबल डिक्लेरेशन। दिस फर्स्ट लाइन इज द वेरिएबल डिक्लेरेशन, जहाँ पे आप वेरिएबल्स को विद देयर डाटा टाइप डिफाइन करें। नेक्स्ट हमारे पास है a इज इक्वल्स टू 10। a इज इक्वल्स टू 10, बेसिकली हम 10 वैल्यू a को असाइन कर रहे हैं, एंड b इज इक्वल्स टू 5 में हम 5 वैल्यू जो है वो b को असाइन कर रहे हैं। दिस इज वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, या इसको हम वेरिएबल डेफिनेशन भी कहते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट हम पिछले चैप्टर में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। देन देयर इज क्लियर स्क्रीन, CLR, SCR. This function is used to clear the screen in your programming प्रोग्रामिंग विंडो। तो उसके अंदर आपकी ये स्पेशली यूज होती है इन टर्बो C++। जब आप नई विंडो पे काम करते हैं तो वो पिछले काम को रिटेन करता है। तो आपको अगर प्रोग्राम कंपाइल और रन करेंगे तो वो उसमें एरर जनरेट करेगा, क्योंकि वो पिछले को भी साथ में रीड कर रहा होता है। तो अगर आप CLR, SCR ब्रैकेट ओपन क्लोज सेमी कॉलन की कमांड बीच में यूज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इस प्रोग्राम को रन होने से पहले पहले पिछले प्रोग्राम को रिमूव कर देगा। So that is why we use this command. Next we move on to actual output. आउटपुट के अंदर सिर्फ वो चीजें शो होती हैं जो कि हमारी प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर गिवन हो। प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर जो भी हम चीजें इन्वर्टेड कोड्स के अंदर लिखेंगे, that will actually be shown in the output. इन्वर्टेड कोड्स ये हमारे स्टार्टिंग और एंडिंग के इन्वर्टेड कोड्स हैं। इनके बीच में जो भी चीज आप लिखेंगे वो हमारी आउटपुट के अंदर डिस्प्ले होगी। तो इसको हम किस तरह करके राइट डाउन कर रहे हैं, हम पहला मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज a प्लस बी। इसके बाद इक्वल्स टू साइन डाला, ये हमारी आउटपुट में भी एग्जैक्टली इसी फॉर्म में शो हो रहा है, a प्लस बी और इक्वल्स टू साइन। लेकिन आगे वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है, वो अभी हम देखते हैं कि आगे वैल्यू कैसे चेंज हो रही है। वो वैल्यू इस %d साइन की वजह से चेंज हो रही है। दिस %d साइन जो कि हम यूज करते हैं, दैट इज नोन एज फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की कंप्लीट डिटेल्स जो हैं वो हम नेक्स्ट चैप्टर में
प्रॉपरली स्टडी करेंगे। अभी बस ये अंडरस्टैंडिंग करने के लिए है कि जब भी इंटीजर वैल्यू हमने वेरिएबल्स की अपनी प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर पास ऑन करानी हो, तो वी विल यूज %d साइन। दिस इज फॉर स्पेसिफिकली फॉर डेसिमल इंटीजर्स। तो %d साइन आप लिखेंगे तो फिर आप कोई भी वेरिएबल की वैल्यू जो है वो इसके अंदर पास ऑन कर सकते हैं। और ये वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे पास ऑन होगी, इसके अंदर ये क्या करेगा, जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वेरिएबल की, दैट इज a+b। हमने आगे पूरे वेरिएबल की वैल्यू पूरी यहाँ पे लिख दी है। तो a हमारे पास 10 है, b हमारे पास 5 है, जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है दैट इज a+b। हम इन्वर्टेड कोट्स के बाद कॉमा लिख के तो आगे वेरिएबल्स मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पे a+b जो है एक्चुअल वेरिएबल्स हैं जो कि हमारा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये एक्सप्रेशन का जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा दैट इज 10 + 5 विच इज 15। अब यहाँ पे 15 वैल्यू आ गई है, लेकिन उस 15 वैल्यू को हम अपनी प्रिंट एफ स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, वो लिखने के लिए वी विल यूज द फॉर्मेट स्पेसिफायर। और वो क्या करेगा कि a+b की वैल्यू को जो है वो %d के साइन के साथ यहाँ पे रिप्लेस कर देगा। तो a+b की जो वैल्यू है वो %d जो हमने डेसिमल इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया है उसकी जगह पे यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। सो दैट इज व्हाई वी यूज द फॉर्मेट स्पेसिफायर्स कि हम एज इट इज वैल्यूज उसमें नहीं लिखते, हम कैलकुलेशंस का रिजल्ट जो है इसके अंदर पास ऑन करते हैं। वरना हम इसके अंदर अगर हम %d ना लिखते और हमने यहाँ 15 वैल्यू लिखनी होती तो फिर हम a+b = 15 लिखते। लेकिन दैट इज नोन एज हार्ड कोडिंग, कि आपने कैलकुलेशन की नहीं और आपने रिजल्ट ऐसे ही शो करा दिया, उसको लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो प्रोग्रामिंग करनी है तो उसको प्रॉपर वे से करना है। तो यहाँ जो %d है दैट इज नोन एज फॉर्मेट स्पेसिफायर। इट इज फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर इंटीजर डेटा टाइप जो कि डेसिमल इंटीजर कहलाता है। और हम वेरिएबल्स की वैल्यूज जो हैं वो इसके साथ इंटीजर वेरिएबल्स की वैल्यूज इसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं। सो a+b एज इट इज आया, इक्वल्स टू साइन आया, %d की जगह पे हमारे पास a+b का रिजल्ट आ गया। तो ये आउटपुट में हमारे पास शो हुआ है। इसके बाद हमारे पास जो चीज यूज हो रही है दैट इज \n। \n जो है वो हमारे पास दिस इज नोन एज एस्केप सीक्वेंस। ये एस्केप सीक्वेंस की कमांड है। और ये एस्केप सीक्वेंसेस पता कैसे चलते हैं कि आपकी प्रिंट एफ स्टेटमेंट में यूज हो रहे हैं, ये पता चलते हैं बिकॉज ऑफ दिस \साइन। अच्छा, ये चीज ध्यान में रखनी है कि \साइन और डिवीजन साइन ये दोनों डिफरेंट है, इन दोनों को आपस में मिक्सअप नहीं करना। डिवीजन साइन जो है वो नॉर्मल स्लैश होती है और ये \, है, ये ऑपोजिट है, हमारे पास लाइन गिवन है। सो ये हमारे पास \n इज द एस्केप सीक्वेंस फॉर न्यू लाइन। तो आप जब \n लिखेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि जैसे ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए तो उसके बाद न्यू लाइन के ऊपर शिफ्ट हो जाए। तो आपके फॉर्मेट स्पेसिफायर्स और जो एस्केप सीक्वेंसेस हैं वो आपके आउटपुट के अंदर कभी भी शो नहीं होंगे। तो a+b इक्वल्स टू साइन %d की जगह पे हमारे पास a+b का रिजल्ट आ गया है, वो यहाँ पे शो हो गया। और इसके बाद जो है \n दैट इज एस्केप सीक्वेंस फॉर न्यू लाइन, तो वो जो है इसके बाद न्यू लाइन पे ले जाएगा। अगर हम यहाँ \n नहीं लिखेंगे तो आपके सारी जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट्स है वो इसके आगे ही लिखता जाएगा, वो न्यू लाइन पे कभी जाएगा ही नहीं। सो इसलिए सी लैंग्वेज में हमें उसको बताना पड़ता है कि आप न्यू लाइन पे शिफ्ट हो जाओ। तो \n लिखेंगे तो वो न्यू लाइन पे चला जाएगा और अगला रिजल्ट जो है या प्रिंट एफ जो है वो न्यू लाइन के ऊपर प्रिंट होगी। नेक्स्ट लाइन भी एग्जैक्टली सेम है, इन्वर्टेड कोट्स के अंदर a-b इक्वल्स टू, ये चीज एज इट इज यहाँ पे प्रिंट हो रही है, लेकिन उसके बाद हमें इसका रिजल्ट चाहिए जो कि %d का है। और एंड पे हमने a-b लिखा हुआ है, तो a-b का जो रिजल्ट है वो जाके %d के अंदर जाके पास ऑन हो रहा है। सो यहाँ से हमारे पास a-b का रिजल्ट जाएगा
और ये %d के अंदर जो है उसको जाके रिप्लेस कर देगा। और इसके बाद हमारे पास a माइनस बी का जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज 10 माइनस 5 विच इज 5। तो ये 5 जो है %d की जगह पे हमारी आउटपुट के अंदर शो हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास a स्टैरिक b है दैट इज a मल्टीप्लाई बाय b। फिर से हम आगे फॉर्मेट स्पेसिफायर मेंशन कर रहे हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो a स्टैरिक b के रिजल्ट को अपने अंदर पास ऑन करेगा। तो 10 इंटू 5 इज 50। तो ये जो 50 रिजल्ट a स्टैरिक b का आएगा ये फॉर्मेट स्पेसिफायर में चला जाएगा और हमारे पास यहाँ पे a स्टैरिक b इज इक्वल टू 50 जो है यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। आगे हमने बैक स्लैश एन सारों में मेंशन किया हुआ है कि ये हर ऑपरेशन करने के बाद ये न्यू लाइन के ऊपर शिफ्ट हो जाए। उसके बाद a डिवाइडेड बाय b है, ये भी हम विद फॉर्मेट स्पेसिफायर शो करेंगे जो कि एट द एंड कॉमा के बाद हमने a डिवाइडेड बाय b वेरिएबल मेंशन किया हुआ है। तो ये इसका रिजल्ट भी जो है 10 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल्स टू 2। तो ये रिजल्ट भी यहाँ पे हमारे पास आगे पास ऑन हो जाएगा। तो आउटपुट के अंदर ये सारे रिजल्ट्स आ गए। जो लास्ट लाइन है दैट इज a%% b विच इज इक्वल्स टू %d। अच्छा, यहाँ पे डबल परसेंट के साइन क्यों आए हैं हमारे पास? हमने मॉड्यूलस निकालना है तो मॉड्यूलस तो a%b के साथ आता है हमारे पास। तो ये एक्चुअली जो हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं वो सारे भी ये परसेंट साइन को यूज कर रहे होते हैं। तो अगर आपने अपना परसेंट साइन जो है एज इट इज आउटपुट में शो कराना है तो यू विल हैव टू राइट इट डबल टाइम्स। तो आप डबल टाइम्स लिखेंगे तो वो इस साइन को एज इट इज जो है आउटपुट के अंदर शो करा देगा। लेकिन एक्चुअल कैलकुलेशन के लिए आपको डबल साइन लिखने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर हम एक ही दफा a% साइन डालेंगे तो ये उसका मॉड्यूलस कैलकुलेट कर देगा। तो a%b जो है ये मॉड्यूलस कैलकुलेशन के लिए है। 10 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो उसका आंसर तो 2 आ रहा है लेकिन उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो मॉड्यूलस इज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रिमाइंडर। तो रिमाइंडर उसका 0 है तो उसके बाद जो है ये 0 वैल्यू जो है ये %d को पास ऑन करेगा और ये हमारी आउटपुट के अंदर शो हो जाएगी। एंड आफ्टर दैट वी राइट गेट ch दैट इज गेट करेक्टर। तो ये जब तक आप नहीं लिखेंगे तब तक ये वैल्यूज को रिटर्न नहीं करेगा, तो इसलिए इसको लिखना भी जरूरी है। हर प्रोग्राम के एंड पे ये चीज हम लाजमी मेंशन करते हैं। सो दिस इज यू कैन से द एक्चुअल फर्स्ट प्रोग्राम जो कि सारा मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहा है इन आर सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज में कोड राइटिंग के मल्टीपल वेज होते हैं। जरूरी नहीं है कि एक ही मेथड से एक ही वे से आप हर चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो। आप डिफरेंट वेज से भी कोडिंग कर सकते हैं, लेकिन दिस इज द मोस्ट बेसिक मेथड ऑफ राइटिंग अ कोड। Okay, let's stop over here. We have done the first program and we have done it in quite details. अभी स्टार्टिंग में जो हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं वो तो मैं बहुत डिटेल में करा रही हूँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप लोगों की थोड़ी प्रोग्रामिंग की बेसिक्स बन जाएगी तो फिर हम प्रोग्रामिंग को जल्दी जल्दी आगे देखते जाएंगे। क्योंकि मेन जो काम होता है वो प्रोग्राम बॉडी के अंदर ये जो पीस ऑफ कोड है ये आपका सारा काम मेंशन कर रहा होता है। बाकी ये चीजें हर प्रोग्राम के अंदर सेम होती हैं तो हमें हर दफा ये रिपीट करने की जरूरत नहीं होती। Okay, that is it for today's lecture. In case of any queries, you can left it in the comment section below. Do subscribe the channel and click on the notification icon. And thank you for listening. Allah Hafiz.